नमस्कार, आप सभी का इस एल्गोरिथमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण पाठ्यक्रम में स्वागत है। मैं डॉक्टर आकांक्षा शराफ, सहायक प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में NIT रायपुर में कार्यरत हूँ। आज हम इस पाठ्यक्रम में ग्राफ कलरिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने n क्वींस प्रॉब्लम पे चर्चा की थी, जिसमें n क्वींस प्रॉब्लम क्या है, उसके तहत 1 क्वीन, 2 क्वीन, 3 क्वीन, 4 क्वींस और 8 क्वींस पे हमने डिस्कस किया था, चर्चा किया था। इस समस्या के समाधान क्या हो सकते हैं, तो हमने उस पर भी चर्चा किया था। इस पे बहुत सारे हमने प्रश्न भी सॉल्व किया था और इसके एप्लीकेशन एरियाज भी देखे थे। आज हम इस व्याख्यान में ग्राफ का परिचय, क्रोमेटिक नंबर के साथ में ग्राफ के कितने प्रकार पे हम क्रोमेटिक नंबर को यूज़ कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ मीन्स अलग अलग ग्राफ के प्रकार के आधार पे हम क्रोमेटिक नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ कलरिंग के कितने प्रकार होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ग्राफ कलरिंग, और 4 कलरिंग थ्योरम, 4 कलरिंग थ्योरम पे और ग्राफ कलरिंग की क्या विधि होती है, हाउ टू कलर एनी ग्राफ, इस पे हम चर्चा करेंगे और इसके आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ क्या होता है। मैंने ऑलरेडी हैमिल्टोनियन सर्किट पे आप लोगों को ग्राफ का परिचय दिया था कि ग्राफ में कुछ शीर्ष होते हैं, दैट इज वर्टेक्स, कितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स हो सकते हैं। हर एक वर्टेक्स जो है वो किसी एज से कनेक्टेड होता है और इसमें हम ग्राफ में साइकिल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 5 वर्टेक्स लिया है, A, B, C, D और E। हर एक वर्टेक्स जो है किसी न किसी वर्टेक्स से कनेक्टेड है थ्रू एजेस, या फिर किनारे के सहायता से वो एक दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है। जैसे एज E1 से वर्टेक्स A और वर्टेक्स B कनेक्टेड है, E2 से A और C, E3 से A और D, E4 से B और D कनेक्टेड है, E5 से B और E कनेक्टेड है, D और E एज 6 से कनेक्टेड है और C और D जो है वो एज 7 से कनेक्टेड है। तो यह एक ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स का एक समूह होता है और एजेस का समूह होता है, जिसमें आप एक साइकिल भी फॉर्म कर सकते हैं। जबकि हम ट्री में ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्री में आप साइकिल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है ग्राफ और ट्री में, जहाँ पे हम ग्राफ में एक साइकिल फॉर्म हो सकता है। अब हम देखते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स किसे बोलते हैं। तो किसी भी ग्राफ में यदि वर्टेक्स के बीच में, वर्टेक्स मीन्स शीर्षों के बीच में अगर एक किनारा या एज होता है तो उसे हम एडजेसेंट वर्टेक्स या एडजेसेंट शीर्ष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्टेक्स A है उसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो हैं B, C और D। मीन्स वर्टेक्स A जो है वो एज E1 से B से कनेक्टेड है, एज E2 से C से कनेक्टेड है, एज E3 से D से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स A है वो B, C और D से एडजेसेंट है। उसी प्रकार जो वर्टेक्स B है वो कौन कौन से वर्टेक्स से एडजेसेंट है, या वर्टेक्स B के कौन कौन से एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं वर्टेक्स B जो है वो E1 की सहायता से A से कनेक्टेड है, E4 की सहायता से D से कनेक्टेड है और E5 की सहायता से E से कनेक्टेड है। तो जो वर्टेक्स B है उसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो हैं A, D और E। उसी प्रकार आप देख सकते हैं जो वर्टेक्स C है वो वर्टेक्स A और D से कनेक्टेड है बाय यूजिंग एज E2 एंड E7। शीर्ष D, जो वर्टेक्स D है वो जो है वो वर्टेक्स A से कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है, C से और E से बाय मीन्स ऑफ एज E3, E4, E7 एंड E6 की सहायता से जो वर्टेक्स D है वो इन सारे वर्टेक्स से एडजेसेंट है, A, B और C, E से। वैसे ही वर्टेक्स E जो है वो वर्टेक्स B और D से एडजेसेंट है, जिसमें एज जो है वो वर्टेक्स B तक E5 यूज हो रहा है और वर्टेक्स D के लिए E6 है।
अब आते हैं हम ग्राफ कलरिंग पे। तो ग्राफ के शीर्षों या ग्राफ के वर्टेक्स को रंगने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ग्राफ कलरिंग कहते हैं, और इसे हम वर्टेक्स कलरिंग भी करते हैं क्योंकि हम इसमें वर्टेक्स को कलर करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे 5 वर्टेक्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो यहाँ पे हमने हर एक वर्टेक्स को कलर किया हुआ है। हर एक वर्टेक्स का कुछ कुछ अपना कलर है जिसके आधार पे हम इसको वर्टेक्स कलरिंग बोल रहे हैं। तो इसके भी कुछ नियम होते हैं कि हम हर एक वर्टेक्स को कैसे कलर करें, किस तरीके से हमें ग्राफ को कलर करना है। तो ग्राफ के कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ग्राफ में ऐसा कोई किनारा नहीं होना चाहिए जिसके शीर्ष एक ही रंग के हों। मतलब दो जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो कभी भी एक कलर से नहीं हो सकते हैं। इसमें किसी भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स का जो कलर है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मीन्स ग्राफ में ऐसा कोई भी किनारा नहीं होना चाहिए जिसके शीर्ष एक ही रंग से हो। तो इनडायरेक्टली हम यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं या दो एडजेसेंट जो शीर्ष हैं उनका रंग सेम नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसा आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, जो वर्टेक्स ए है वो वर्टेक्स बी और सी से कनेक्टेड है, इसलिए वर्टेक्स ए को हमने भूरे रंग से कलर किया हुआ है और बी और सी को हमने बैगनी रंग से कलर किया है। उसी प्रकार आप जब देखेंगे जो वर्टेक्स डी है और ई है उसको भी हमने अलग रंग से कलर किया हुआ है, जिसमें जो वर्टेक्स डी और ई एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, इसलिए हमने उसे दूसरे रंग से कलर किया है। लेकिन वर्टेक्स ए और डी और वर्टेक्स ए या डी जो है, वर्टेक्स ए का जो कलर है भूरा, उसको हम डी या ई को कलर कर सकते हैं, बट ये सेम नहीं होना चाहिए। ई और डी का जो कलर है वो सेम नहीं होगा क्योंकि वो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। ग्राफ के शीर्ष को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की जो न्यूनतम संख्या को ही हम बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। तो क्रोमेटिक नंबर हम किसे कहते हैं? जब भी हम कोई ग्राफ को कलर करते हैं या उसको रंगने की जब हम कोई प्रक्रिया चालू करते हैं तो जो भी न्यूनतम या जो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स चाहिए हर एक वर्टेक्स को कलर करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। इसको हम चाई ऑफ जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे हम के कलरिंग की बात करें तो के कलरिंग का मतलब यह है कि ग्राफ जी के शीर्षों या वर्टेक्स पे पूर्णांकों का जो कलर्स है वो 1 से लेके के कलर्स तक का हो सकता है। सपोज हम एन कलरिंग बोलते हैं, मतलब उसमें एन कलर्स मीन सपोज के की वैल्यू 4 है तो 4 रंगों से हमें उसे रंगना है। इस तरीके से हम उसको कलर कर सकते हैं। तो क्रोमेटिक नंबर का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्राफ को जब हम कलर करने की प्रक्रिया चालू करते हैं तो हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करते हैं पूरे ग्राफ को कलर करने के लिए, आइदर फॉर द वर्टेक्स, एज और फेस। हम आगे आने वाले स्लाइड्स में जो टाइप्स ऑफ ग्राफ है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एज कैसे कलर करते हैं, फेस कैसे कलर करते हैं। तो इसी तरीके से अभी हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो वर्टेक्स तक ही हम सीमित रहते हैं। तो वर्टेक्स को जहाँ तक हम जब कलर करते हैं तो वर्टेक्स की कलरिंग हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स के को यूज करते हुए पूरे ग्राफ को कलर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। जैसे कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी, किसी भी ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर यदि 1 है, इसका मतलब यह है कि वो एजलेस ग्राफ है, मतलब उसमें कोई भी एज नहीं है और इसका मतलब यही है कि उसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है, किसी भी ग्राफ में अगर एक वर्टेक्स ए है मतलब कि वह एजलेस ग्राफ है, तो उसके लिए हमें क्रोमेटिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ कलर्स जो है वो सिर्फ 1 लगेंगे, 1 लगेगा, तो इसका क्रोमेटिक नंबर 1 होगा। दूसरा केस यह है कि अगर किसी भी ग्राफ में एक से अधिक वर्टेक्स हैं तो उसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होगा। मतलब मिनिमम आपको 2 रंगों की आवश्यकता उस ग्राफ को रंगने के लिए पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 वर्टेक्स लिया है ए और बी जो कि एज ई से कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि यह एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, जो ए और बी है वो एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, मीन्स दे आर एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ईच अदर, तो इसलिए जो इसका क्रोमेटिक नंबर है वह होगा
2 मीन्स 2 नोड्स को हमें अलग अलग रंगों से रंगना होगा, तो इसलिए इसका क्रोमेटिक नंबर है 2। तो हम इसका अगर रेंज डिसाइड करते हैं कि क्रोमेटिक नंबर का रेंज क्या हो सकता है, तो क्रोमेटिक नंबर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 से लेके लेस देन और इक्वल्स टू n हो सकता है, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ वर्टेक्स है। अब क्रोमेटिक नंबर के साथ में हम ग्राफ के प्रकार को भी देख लेते हैं कि हम हर टाइप के ग्राफ में किस तरीके से क्रोमेटिक नंबर आता है। तो हम इसमें ये सारे ग्राफ को आप अभी डिस्कस करेंगे। पहला होता है साइकिल ग्राफ में क्या हो सकता है क्रोमेटिक नंबर, प्लेनर ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या हो सकता है, कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या हो सकता है, और बाईपार्टाइट ग्राफ में क्रोमेटिक नंबर क्या हो सकता है, और लास्ट में होता है ट्री कि ट्री का हम क्रोमेटिक नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं साइकिल ग्राफ की ओर। तो साइकिल ग्राफ में अगर हमारे पास साइकिल ग्राफ पहले किसे बोलते हैं हम इस पर डिस्कस करते हैं। साइकिल ग्राफ में n किनारे या n एजेस और n शीर्षों मीन्स n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 शामिल होते हैं, जिसमें हम अगर लेंथ ऑफ ग्राफ बोलें या लेंथ ऑफ दैट साइकिल बोलें तो वो होता है n। मीन्स जैसे कि साइकिल ग्राफ में सभी शीर्षों की डिग्री 2 या 2 से अधिक हो सकती है, मतलब वो एक साइकिल के रूप में दर्शाते हैं जिसमें n नंबर ऑफ वर्टेक्स और n नंबर ऑफ एजेस होंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे यह है एक साइकिल ग्राफ है जिसमें हम एक साइकिल की तरीके से A से B में जा रहे हैं, B से C में, C से D में और D से फिर A में वापस आ रहे हैं। तो यह एक साइकिल फॉर्म कर रहा है, मतलब हमने एक पाथ, एक साइकिल क्रिएट किया हुआ है हर एक वर्टेक्स से, मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे वर्टेक्स में जाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम जब डिग्री की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स A की डिग्री मीन्स वर्टेक्स A कितने नोड से कनेक्टेड है, तो वर्टेक्स A जो है वो 2 नोड से कनेक्टेड है, दैट इज B एंड D, तो इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 2 है। वर्टेक्स B भी जो है वो दो वर्टेक्स से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। वर्टेक्स C भी 2 वर्टेक्स से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। और वर्टेक्स D भी जो है वो वर्टेक्स A और C से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री जो है वह 2 है। तो इसी तरीके से हम क्रोमेटिक नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम वर्टेक्स की बात करें, अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स इवन है मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर सम है, इवन है, तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 4 वर्टेक्स हैं A, B, C और D। कलरिंग का प्रॉपर्टी ही यही है, उसका गुण ही यही है कि 2 एडजेसेंट वर्टेक्स सेम कलर से नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने वर्टेक्स A को जो है वो भूरे रंग से कलर किया है, फिर B को बैगनी या नीले रंग से कलर किया है, फिर C को भूरे रंग से और D को जो है वो फिर से नीले रंग से। मतलब आपस में जो वर्टेक्स हैं A और B वो दोनों एक रंग से कलर नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स A और D जो है वो एक रंग से कलर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह एक साइकिल ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 हैं, मतलब इवन है, तो इसलिए हमें सिर्फ इसमें 2 रंगों की आवश्यकता पड़ी है इस ग्राफ को रंगने के लिए। तो इसलिए जब भी साइकिल ग्राफ हो और नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर इवन हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्रोमेटिक नंबर 2 होगा, मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ कलर जो रिक्वायर्ड हैं साइकिल ग्राफ को कलर करने के लिए, तो उसकी संख्या जो है वो 2 होगी। वहीं पे अगर हम ऑड नंबर के लिए लेते हैं तो ऑड नंबर में जो साइकिल ग्राफ होता है उसका क्रोमेटिक नंबर 3 होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइकिल ग्राफ है जिसमें 3 वर्टेक्स हैं P, Q और R। P जो है वो Q से एज E1 की सहायता से कनेक्टेड है, Q जो है वो R से E2 की सहायता से कनेक्टेड है और R जो है वो P से E3 की सहायता से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं P को किसी एक रंग से कलर करूँ, Q को दूसरे रंग से और R को तीसरे रंग से, तभी यह एक वर्टेक्स कलरिंग की जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स सेम कलर से कलर नहीं होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज अगर मैं इसमें किसी भी वर्टेक्स को सेम कलर से कलर कर दूं तो वो एडजेसेंट वर्टेक्स है और इसलिए वो वर्टेक्स कलरिंग की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर। तो इसलिए हम जो साइकिल ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो अगर ऑड हैं तो हमेशा जो क्रोमेटिक नंबर है वो 3 ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो P जो है वो उसके एडजेसेंट वर्टेक्स Q एंड R है, Q का एडजेसेंट वर्टेक्स P और R है और R का एडजेसेंट वर्टेक्स P और Q है। तो इसलिए इसका क्रोमेटिक नंबर 3 इसीलिए है क्योंकि हमें हर एक वर्टेक्स को रंगने के लिए 3 अलग अलग रंगों
की आवश्यकता है। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने 5 वर्टेक्स लिए हैं, ये भी एक साइकिल ग्राफ है, तो इस साइकिल ग्राफ में आपको क्रोमेटिक नंबर जो है इसकी भी 3 होगी। अब चलते हैं प्लेनर ग्राफ में। तो प्लेनर ग्राफ किसे कहते हैं? तो एक ग्राफ को प्लेनर ग्राफ कहा जाता है यदि इसे एक समतल पे या एक प्लेन पे अगर हम खींच सकें, या ये एक प्लेन पे अगर खींचा जा सकता है ताकि कोई भी किनारा क्रॉस ना हो, एक दूसरे से वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। मीन्स इसको हमें प्लेन पे समतल पे खींचना है, दूसरा इसमें कोई भी एज एक दूसरे से क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ये 5 वर्टेक्स का जो प्लेनर ग्राफ है इसे आप देख सकते हैं। तो यह एक प्लेनर ग्राफ है। इसमें हम अगर बात करें, जैसे दूसरे तरफ मैंने एक प्लेनर ग्राफ फिर से बनाया है जिसमें जो 2 एजेस हैं वह एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं, जैसे कि एज E6 और E7 जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए यह प्लेनर ग्राफ नहीं है। अब आते हैं प्लेनर ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या हो सकता है। तो प्लेनर ग्राफ में क्रोमेटिक नंबर 4 से कम या उसके बराबर ही होगा। तो प्लेनर ग्राफ का ये कंडीशन है कि प्लेनर ग्राफ में आप कितना क्रोमेटिक नंबर या कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स की हमें आवश्यकता होती है प्लेनर ग्राफ को कलर करने के लिए। तो इसमें आप या मिनिमम ऑफ 4 और उसके बराबर हम ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे हम ये प्लेनर ग्राफ देख रहे हैं जहाँ पे 5 वर्टेक्स हैं ABCDE। तो इसमें आप देख सकते हैं वर्टेक्स A के जो एडजेसेंट हैं वो E और B हैं। तो हम सबसे पहले वर्टेक्स A को कलर करते हैं किसी भी एक कलर से, जैसे इसमें यहाँ पे हमने नीले कलर से हमने इसको कलर किया हुआ है। वर्टेक्स A का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो B और E है, इसलिए हमने इसे भूरे रंग से रंगा हुआ है। फिर वर्टेक्स B का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो A और C है, तो हम इसे नीले रंग से फिर से C को जो है वो कलर कर सकते हैं। अब C का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है D और B, लेकिन D जो है वो E का भी एडजेसेंट है, इसलिए हम उसको भूरे रंग से कलर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए D को हमने हरे रंग से कलर किया है ताकि वो सेम जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उसके कलर से ना कलर हुआ हो। तो इसलिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें 3 रंगों की आवश्यकता हुई है इस प्लेनर ग्राफ। अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 हैं तो इसके लिए हमें 3 कलर की आवश्यकता हुई है इसको रंगने के लिए, तो इसलिए इसका क्रोमेटिक नंबर 3 है। अब आते हैं कंप्लीट ग्राफ के ऊपर में। तो एक ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है यदि ग्राफ के सभी वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मीन्स एवरी वर्टेक्स शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। प्रत्येक शीर्ष का कलर भी यहाँ पे अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्टेक्स का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो सभी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें 5 वर्टेक्स लिया गया है ABCDE, और ये जो हर जो 5 वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी एजेस के थ्रू में कनेक्टेड हैं, इसीलिए कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है, क्योंकि हर एक वर्टेक्स अपने अदर वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है। और इसीलिए कंप्लीट ग्राफ में सपोज n = 5 है, मतलब अगर हम 5 वर्टेक्स लेते हैं तो हमें 5 अलग अलग रंगों की आवश्यकता होगी कंप्लीट ग्राफ को रंगने के लिए। तो एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि कंप्लीट ग्राफ में हम कितने रंगों का या इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। तो कंप्लीट ग्राफ का कंडीशन ही है कि नंबर ऑफ क्रोमेटिक नंबर = नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो इसलिए कंप्लीट ग्राफ में हम अभी जैसे 5 वर्टेक्स लिए हैं तो 5 क्रोमेटिक नंबर की आवश्यकता होगी। अब आते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ में। तो बाईपार्टाइट ग्राफ पहले क्या होता है यह समझते हैं। तो बाईपार्टाइट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें शीर्षों को 2 असंयुक्त सेटों मीन्स डिसजॉइंट सेट्स में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक ही सेट के भीतर कोई भी 2 शीर्ष एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्टेक्स अपने सेट के शीर्षों से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि वर्टेक्स A1, A2 और A3 जो कि एक सेट A फॉर्म कर रहा है, वर्टेक्स B1, B2 और B3 सेट B के वर्टेक्स हैं। बाईपार्टाइट ग्राफ है जिसमें 2 सेट हैं A और B, और दोनों सेट के अंदर में 3-3 वर्टेक्स हैं, और 2 जो सेट A के अंदर में जो वर्टेक्स हैं जैसे A1, A2, A3 वो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। सेट B के जो वर्टेक्स हैं B1, B2, B3 वो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन वो दूसरे सेट के वर्टेक्स से कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसको बाईपार्टाइट ग्राफ कहा जाता है।
और बाईपार्टाइट ग्राफ में कि चूंकि एक सेट के अंदर में जितने भी वर्टेक्स हैं या जितने भी शीर्ष हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, इसीलिए इसका क्रोमेटिक नंबर 2 होता है। क्योंकि अगर हमने 2 सेट लिया हुआ है तो 2 सेट मतलब कि हम उस पहले सेट के सारे वर्टेक्स को एक रंग से कलर करेंगे और दूसरे सेट के सारे वर्टेक्स को दूसरे कलर से कलर करेंगे, इसलिए इसका क्रोमेटिक नंबर 2 होता है। तो अभी तक जैसे हमने पढ़ा, कंप्लीट ग्राफ में जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो जो है नंबर ऑफ वर्टेक्स के इक्विवेलेंट होता है। बाईपार्टाइट ग्राफ में जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ सेट्स के इक्विवेलेंट होता है, चाहे उस सेट्स में कितने भी वर्टेक्स हों। इसलिए बाईपार्टाइट का क्रोमेटिक नंबर हमेशा 2 ही होता है, क्योंकि इसमें जनरली हम 2 सेट्स ही बनाते हैं। अब आते हैं ट्री के ऊपर में। तो ट्री क्या होता है कि ट्री मैंने पहले ही स्लाइड में आपसे बताया था कि ट्री क्या होता है और ट्री कैसे ग्राफ से अलग है। तो ट्री में हमको ये पता है कि हम ट्री में साइकिल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, जिसमें कोई भी जो 2 शीर्ष है वो एक ही पाथ से जुड़े हुए होते हैं, वो कभी भी 2 पाथ से जुड़े हुए नहीं होते हैं। नहीं, ट्री पे कोई भी साइकिल या कोई भी चक्र नहीं होता है। तो जैसा कि हमने अभी बोला कि ट्री क्या होता है, इसमें कोई भी साइकिल नहीं होता है और हर एक वर्टेक्स जो है वो दूसरे वर्टेक्स से एक ही रास्ते से या एक ही पथ से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इसका जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो जनरली हमेशा 2 ही होता है, चाहे उसमें कितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्री का मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें 5 वर्टेक्स हैं, A B C D E, जहाँ पे A के जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो B और C हैं, C के जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो D और E हैं। जो A जो है वो सिर्फ B और C से कनेक्टेड है, वो और किसी भी पाथ के थ्रू में किसी और वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है। और A का जो एडजेसेंट, चूँकि B और C है इसलिए हम एडजेसेंट वर्टेक्स को एक रंग से रंगेंगे। फिर C के जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं D और E, उसको हम एक रंग से रंग सकते हैं, क्योंकि जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं D और E वो आपस में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं हैं। इसलिए जनरल केस में जो ट्री का जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो 2 होता है, क्योंकि हमें जो मिनिमम नंबर या फिर न्यूनतम जो संख्या होती है किसी भी नोड को कलर करने के लिए ट्री में, वो हम सिर्फ 2 रंगों से ट्री को कलर कर सकते हैं। अब आते हैं ग्राफ कलरिंग के प्रकार, मीन्स टाइप्स ऑफ ग्राफ कलरिंग। किसी भी ग्राफ को हम कितने तरीके से कलर कर सकते हैं। तो पहले हमने अभी तक जो देखा वो वर्टेक्स कलरिंग था, जहाँ पे हम सारे वर्टेक्स को कैसे कलर कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं ग्राफ में, चूंकि वर्टेक्स होता है, एज होता है और होता है फेस, ठीक है। तो हम ग्राफ को वर्टेक्स के थ्रू कलर कर सकते हैं, या तो हम एजेस के थ्रू कलर कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं फेस के थ्रू कलर। तो वर्टेक्स कलरिंग हमने सभी प्रकार से देख लिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्राफ होते हैं, कंप्लीट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ, प्लेनर ग्राफ और ट्रीज के फॉर्म पे, तो उन सभी पे हमने वर्टेक्स को हम कैसे कलर करते हैं ये हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि एज को हम कैसे कलर कर सकते हैं और फेस कलरिंग कैसे कर सकते हैं। तो अब आते हैं वर्टेक्स कलरिंग, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। इसमें बस यही एक प्रॉपर्टी है कि हम 2 एडजेसेंट जो वर्टेक्स होते हैं उसको हम एक कलर से नहीं रंग सकते हैं। दूसरा आता है हम एज कलरिंग पे। एज कलरिंग में ये है कि जो नंबर ऑफ जो एजेस होते हैं, जितने भी नंबर हैं एजेस के, उनको हम किस तरीके से हम कलर कर सकते हैं। तो एज कलरिंग क्या होता है, यह ग्राफ के किनारों को रंगने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें किसी भी 2 एडजेसेंट किनारों का रंग एक जैसा नहीं होना चाहिए। सेम जो हमने वर्टेक्स कलरिंग पे फॉलो किया था वही हम एज कलरिंग पे भी फॉलो करेंगे, कि एज कलरिंग में भी जो 2 एडजेसेंट एजेस हैं उनको हम सेम कलर से या एक रंग से कलर नहीं करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, वर्टेक्स ए की बात करें, वर्टेक्स ए से जो एडजेसेंट एजेस हैं जैसे कि E1, E2, E3, E4, ये आपस में एडजेसेंट हैं। तो अगर हम सिर्फ एज E1 की बात करें तो एज E1 का जो एडजेसेंट एज है वो है E2, E3, E4 और E6, E10 एंड E12। तो ये सारे जो एजेस हैं वो आपस में एडजेसेंट हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग रंगों से रंगेंगे। तो एज कलरिंग का प्रॉपर्टी ही यही है, या उसका गुण यही है कि हमें कोई भी एडजेसेंट एजेस को एक रंग से कलर नहीं करना है। तीसरा जो तरीका होता है ग्राफ कलरिंग का वो होता है फेस या फिर मैप कलरिंग। तो फेस या मैप कलरिंग भी एक प्रक्रिया है। फेस
किसी भी ग्राफ के फेस को मैप करने का। जैसा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो 3 फेसेस हैं, फेस 1, फेस 2 और फेस 3। फेस 1 को मैंने हरे रंग से कलर किया है, फेस 2 को लाल और फेस 3 को बैंगनी रंग से कलर किया है। इसकी भी प्रॉपर्टी यही है कि आपस में ये जो फेसेस हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इसलिए हम इसको सेम कलर से कलर नहीं कर सकते हैं या सेम रंग से हम इसको नहीं रंग सकते हैं। इसीलिए हर एक फेस जो भी एडजेसेंट हैं उनको हमें अलग अलग कलर से ही कलर करना है। अब आते हैं 4 कलरिंग थ्योरम पे कि 4 कलरिंग या 4 कलरिंग थ्योरम क्या है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी प्लेनर ग्राफ को डिस्कस किया हुआ है कि प्लेनर ग्राफ क्या होता है कि जो भी ग्राफ है उसे, कोई भी ग्राफ को अगर हम प्लेन पे दर्शा सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग ऑफ एजेस, मीन्स जिसमें हम एज को हम क्रॉस नहीं करना है। जब भी हम किसी ग्राफ को प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो एजेस का क्रॉस ओवर होना नहीं होना चाहिए, तो वो होता है एक प्लेनर ग्राफ। तो प्लेनर ग्राफ के लिए ऑलरेडी क्रोमेटिक नंबर हमने बोला था कि 4 या 4 से कम ही होता है। तो यही जो सेम चीज़ है वो होता है 4 कलर थ्योरम या 4 कलर ग्राफ। मतलब इसमें आप कोई भी जो नोड्स हैं या वर्टेक्स हैं उसको आप जो कलर कर रहे हो, तो पूरे ग्राफ का जब हम नंबर ऑफ कलर्स की बात करते हैं तो 4 या 4 से कम ही होता है प्लेनर ग्राफ में। तो इसी को हम 4 कलर थ्योरम बोलते हैं। जैसे कि ये एक प्लेनर ग्राफ है, इसमें जो नंबर ऑफ कलर्स हैं वो हैं 3 कलर्स हमने यूज़ किया है जो कि 4 से कम है। इसी प्रकार अलग अलग जो प्लेनर ग्राफ होते हैं उसमें हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 4 कलर थ्योरम में हम 4 से ज़्यादा कलर का उपयोग नहीं करते हैं किसी भी प्लेनर ग्राफ में, तो इसको हम 4 कलर थ्योरम बोलते हैं और इसीलिए इसका जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो 4 होता है। अब आते हैं ग्राफ कलरिंग का विधि कि ग्राफ को हम कैसे कलर करते हैं। सपोज कोई ग्राफ जी दिया हुआ है जिसमें n नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं और नंबर ऑफ एजेस हैं। तो सपोज हम सबसे पहला चरण या सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम ग्राफ के शीर्षों को किसी भी क्रम में हमें अरेंज करना है या व्यवस्थित करना है। दूसरा स्टेप है हमें कोई भी शीर्ष का चयन करना है। वी हैव टू सेलेक्ट वन वर्टेक्स फॉर द प्राइमरी एग्जीक्यूशन और फॉर द प्राइमरी कलरिंग ऑफ द ग्राफ। मतलब किसी भी ग्राफ में हम कोई भी एक नोड को चूज करेंगे, एक वर्टेक्स का चयन करेंगे सबसे पहले कलर करने के लिए। तीसरा स्टेप या तीसरा चरण होता है कि अगले शीर्ष जो नेक्स्ट वर्टेक्स है उसको हम चूज करेंगे और इसे सबसे कम संख्या वाले रंग को हम असाइन करेंगे। मतलब मान लीजिए हमने किसी एक वर्टेक्स को नीले रंग से किया तो उसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं अब हम उसका चुनाव करेंगे और उसको हम दूसरे रंग से कलर करेंगे। तो हम उस एडजेसेंट वर्टेक्स को उस तरीके से कलर कर सकते हैं, लेकिन वो एडजेसेंट वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम स्टेप 4 पे जो स्टेप 3 है उसे हम तब तक दोहराएंगे जब तक सारे वर्टेक्स जो हैं वो कलर ना हो जाएं। तो ये होता है मेथड किसी भी ग्राफ को कलर करने का। तो इसी के आधार पर हम कुछ उदाहरण यहाँ पे देते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है जिसमें 4 वर्टेक्स हैं A, B, C, D। तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो सकता है। अगर ये साइक्लिक ग्राफ होता तो साइक्लिक ग्राफ के लिए ऑलरेडी हमने बात की थी कि इफ़ नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 4 मीन्स अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 है, इवन है, तो उसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं कि क्रोमेटिक नंबर उस ग्राफ का 2 होगा। अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स या जो शीर्ष की जो संख्या है वो इवन है या सम है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ग्राफ है उसमें जो शीर्ष वर्टेक्स A है उसके एडजेसेंट वर्टेक्स B, C और D है। दूसरा आप इसमें जैसे ग्राफ से ही देखिए कि वर्टेक्स A का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो B, C और D है। उसी तरीके से हम इसको वर्टेक्स A को लाल रंग से कलर करेंगे। दूसरा अब हम देखें तो वर्टेक्स B के जो एडजेसेंट हैं वो हैं A और C। तो A ऑलरेडी लाल रंग से हुआ है इसलिए हम B को लाल रंग से नहीं रंग सकते हैं, इसलिए हम B को दूसरे रंग से यानी कि हरे कलर से अब हम रंग रहे हैं। तीसरा स्टेप है कि अब हम देखेंगे वर्टेक्स C की ओर। वर्टेक्स C का जो एडजेसेंट नोड है दैट इज A, B एंड D। जो A, B और D है वो C के एडजेसेंट वर्टेक्स हैं।
तो इसलिए हम इसको C को भी ना तो लाल रंग से कलर कर सकते हैं ना हरे रंग से कलर कर सकते हैं। तो इसको अब हम दूसरे कलर से कलर करेंगे जो कि है ब्लू कलर, मतलब नीले रंग से हम इसको कलर करेंगे। अब आते हैं वर्टेक्स D की ओर। तो वर्टेक्स D का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है A और C। तो A और C ऑलरेडी लाल और नीले रंग से हुआ है, तो जो हम न्यूनतम कलर या मिनिमम कलर जब हम यूज़ करते हैं तो हम रेड और ब्लू को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ग्रीन कलर को रीयूज़ कर सकते हैं। इसलिए वर्टेक्स D को हम ग्रीन कलर से रंगेंगे। तो इसलिए इसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो होगा 3। अब आते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। तो दूसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ में जैसे जो क्रोमेटिक नंबर है वो क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह ग्राफ एक साइक्लिक ग्राफ है जिसमें 6 वर्टेक्स हैं। तो इसलिए इसमें हम किस तरीके से कलर करेंगे, ऑलरेडी मैंने साइक्लिक ग्राफ का जो साइक्लिक ग्राफ जब डिस्कस किया था तब बताया था कि अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स 6 हैं तो हमें जो क्रोमेटिक नंबर है या फिर नंबर ऑफ कलर्स जो यूज़ होगा उस ग्राफ को कलर करने के लिए तो वो होगा 2 कलर। तो हम इस पूरे ग्राफ को आप देख सकते हैं कि 2 कलर से हम कलर कर सकते हैं। जैसे P, R और T को हमने लाल रंग से किया, उसी प्रकार Q, S और U को हम ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं। इसीलिए इसका क्रोमेटिक नंबर होगा 2, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि आपस में इसमें कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स जो हैं वो एक सेम कलर से कलर नहीं हुए हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे, जिसमें हम ये भी एक साइक्लिक ग्राफ है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो ऑड हैं, वो इवन नहीं है, सम नहीं है, ऑड हैं। तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो सकता है? तो इसका ऑलरेडी हमने साइकिल ग्राफ में डिस्कस किया था कि जब भी कोई साइकिल ग्राफ में अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स 7 है, इसका मतलब यह है कि हमें 3 रंगों की आवश्यकता होगी उस ग्राफ को कलर करने के लिए। जैसा हम इसमें सपोज करते हैं कि हम वर्टेक्स A का सबसे पहले चयन करते हैं, तो वर्टेक्स A, C, E को हम एक रंग से कलर कर रहे हैं जो कि है भूरा रंग। दूसरा आता है B, D और F, इसको हम नीले रंग से कलर कर रहे हैं जो कि एक अलग कलर है। अब बच गया वर्टेक्स G। तो G को ना तो हम A के कलर से और ना F के कलर से हम कलर कर सकते हैं, इसलिए इसको हमें किसी तीसरे रंग से कलर करना होगा। तो इसलिए इसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो होगा 3, क्योंकि ये साइक्लिक ग्राफ है और नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें 7 हैं। इसलिए इसको हमें, क्योंकि वो ऑड है, 7 जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो ऑड है, इसलिए इसका क्रोमेटिक नंबर 3 होगा। यह भी एक क्रोमेटिक नंबर का ही एक प्रश्न है जिसको आप आसानी से इसमें आप बता सकते हैं कि इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि A, C, E इसको हम एक कलर से कर रहे हैं जैसे कि हरा कलर, और उसके बाद में आते हैं B, D और F, इसको हम एक रंग से रंग सकते हैं जो कि है भूरा रंग। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स जो है वो एक दूसरे से सेम कलर पे कलर नहीं हुए हैं। तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का जो पाठ्यक्रम है या आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अब हम अपने आने वाले अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि है नेटवर्क फ्लो ग्राफ। धन्यवाद।